हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के पास। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कोर्स शीट पार्ट 1 में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स शीट बताए थे। होपफुली आपने वो वीडियो अच्छे से देख लिया होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हम उसी टॉपिक को यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कैसे किसी क्वेश्चन पर हम कोर्स शीट के फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं, कैसे हम अपने डिफरेंट आंसर्स लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमने कुछ फॉर्मूला भी सीखे थे वहाँ पर। उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे हमें आंसर करना है, ये हमारी आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों की बुक जो सबसे ज़्यादा मार्केट में चलती है महेश्वरी एंड मित्तल का ही एक क्वेश्चन है। ये शायद क्वेश्चन नंबर 7 होगा आप लोगों की जो महेश्वरी एंड मित्तल बुक है। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे हो, क्योंकि एडिशन के हिसाब से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है वो कई बार चेंज हो जाता है। कोई नया क्वेश्चन ऐड हो गया, कोई पुराना डिलीट हो गया, बट ये पक्का आपके कोर्स बुक में होगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन अपनी बुक में भी निकाल सकते हैं और मैंने आपके लिए बोर्ड पर भी लिख दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं, हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर हम इसकी कोर्स शीट बनाएंगे। वो कहता है प्रिपेयर कोर्स शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। आपको अप्रैल 2020 के लिए कोर्स शीट प्रिपेयर करनी है। वो दो तरीके से क्वेश्चन को बोल सकता है, या तो वो बोलेगा प्रिपेयर कोर्स शीट, या फिर वो हो सकता है बोल दे कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड कैलकुलेट प्रॉफिट, ठीक है। तो जैसा भी वो बोले आपको बनाना तो कोर्स शीट ही है। सबसे पहले हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर हमारा पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हमें कैसे पता लगा ये ओपनिंग है, क्योंकि इसके साथ डेट गिवन है। हमें अप्रैल 2020 के लिए बनाना है, तो 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल परचेज्ड, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 30 अप्रैल 2020 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये डायरेक्ट वेजेस का ही दूसरा नाम है। डायरेक्ट वेजेस कह दो, डायरेक्ट लेबर कह दो, या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कह दो। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, आपकी प्लांट पर, मशीनरी पर, यानी कि फैक्ट्री की किसी भी आइटम पर अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाता है। देखो बेटा, किसी भी क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, वो ये होगा कि आपके पास डिफरेंट एक्सपेंसेस दिए होंगे। उन एक्सपेंसेस को आपको कैटेगराइज करना होगा, वेदर इट इज़ अ फैक्ट्री ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स। बस 3 ही कैटेगरी में आपको इसे डिवाइड करना होगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरीज को ही बोलते हैं, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है ये फैक्ट्री में लगता है, इसलिए हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड कहेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, इट इज प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस। ये हमारा फाइनेंशियल चार्जेस है। देखो मैंने इसके आगे क्रॉस लगा दिया, क्रॉस, ये फाइनेंशियल चार्जेस है। फाइनेंशियल एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आते हैं। बेटा कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो जिन्हें यूज़ करती है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में उनका कोई यूज़ नहीं होता। तो कोई भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट फाइनेंशियल चार्जेस कहलाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं लाइक रिजर्व्स, प्रोविजंस, तो ये फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं, इन्हें कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग की अपनी एक मेथोडोलॉजी है, वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा डिफरेंट चलता है। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस रेंट, ये आपको सब नजर आ रहा है। ऑफिस रेंट, ऑफिस एंड
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, साफ पता लग गया कि ये ऑफिस से रिलेटेड है। जनरल एक्सपेंस, अब बच्चे कई बार जनरल एक्सपेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई जनरल है ये तो कोई भी हो सकता है। तो याद रखना कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई भी जनरल एक्सपेंस आता है तो उसे हमेशा ऑफिस ओवरहेड्स में ही काउंट किया जाता है। तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है भाई। कुछ चीज़ें तो हमें देखकर ही पता लग जाती हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट था तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस रेंट आया तो ऑफिस ओवरहेड, बट जनरल एक्सपेंस हमें याद रखना है। डिस्काउंट ऑन सेल्स, बेटा आप डिस्काउंट क्यों देते हो? डिस्काउंट ऑन सेल्स आप डिस्काउंट क्यों देते हो? अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, तो ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स भी फाइनेंशियल एक्सपेंस में ही काउंट किया जाता है, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता। तो देखा आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें भी दे दी गई जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, आप गलती से उसे यूज़ करो और वो आपके क्वेश्चन में मार्क्स काट लें, ये उनका टारगेट है। लेकिन हम बिल्कुल भी अपने मार्क्स नहीं कटवाने वाले। हमने क्वेश्चन को बड़ी तसल्ली से पढ़ा, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हमें मार्क करनी थी हमने कर ली। फिर क्वेश्चन बनाना तो समझ जाओ कि बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अप्रैल, हमने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनाई हैं? 3000। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 3000 है। द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, देखो बेटा ये रॉ मटेरियल की ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक थे। क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग क्लोजिंग दिए नहीं, 3 चीज़ें होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। मैं आपको लास्ट वीडियो साथ साथ याद दिला रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जिसने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है, जिसे कोस्ट शीट का फॉर्मेट भी नहीं पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, उसे इस वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला बेटा। तो पहले जाकर उस वीडियो को देखो, उसके बाद इस पर आना। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% कि आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड 3000 यूनिट्स हो गई यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स was 200 units and 400 units on 1st April and 30th April 2020 respectively, यानी कि ये आपका ओपनिंग स्टॉक है लेकिन ऑफ फिनिश गुड्स, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है लेकिन ऑफ फिनिश गुड्स। ये 200 यूनिट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, 400 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आगे बढ़ते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन हैंड एज ऑन 1st अप्रैल 200 यूनिट्स, हमारी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना था? 200 यूनिट्स। उस 200 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो 2800 रुपये है। उसने वैल्यू दे रखी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास फिनिश गुड्स यहाँ पर 2 तरीके के 2 हैं। ओपनिंग फिनिश गुड्स 200 यूनिट जिसकी वैल्यू 2800 रुपये, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 400 यूनिट, बट उसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका मतलब हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे सर? मैं बताऊंगा बेटा, इंतजार करो। ऑल दीज हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग दी ईयर, हमने यूनिट से सारी की सारी बेच दी, ऐसा वो कह रहा है। लेकिन 400 तो बच गई है ना, तो सारी नहीं बिकी हैं, ठीक है। ऑल वो कह रहा है बची हुई जो थी वो हमने बेच, 400 के अलावा जो यूनिट्स हैं वो हमने बेच दी। मैं बताऊंगा कितनी यूनिट्स बेची, सब कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है भाई। क्वेश्चन समझ में आया सबको अच्छे से? वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लेना। अब आ जाओ मेरे साथ, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अरे सर अब तो हम ही सॉल्व कर लेंगे, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमें समझ में आ गया। अब आप टेंशन मत लो, हमने लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से फॉर्मेट समझ लिया था, आपने बताया था। चलो बेटा कोई बात नहीं, फिर भी एक बार देख लो कैसे स्टार्ट होता है हमारा जो फॉर्मेट है। उसमें 3 चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसे मिलाकर हम बनाते हैं प्राइम कॉस्ट। अब यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली गिवन नहीं है। उसने कहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज गिवन ₹30,000। हम इसमें ऐड कर देते हैं
रॉ मटेरियल परचेज, मैं थोड़े इनिशियल्स यूज कर रहा हूं, ठीक है भाई, थोड़ा इजी हो जाता है। 2,80,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास पहले से बिना बिका हुआ, बिना यूज़ किया हुआ रॉ मटेरियल था 30,000 यूनिट, 30,000 रुपये, जिसमें हमने और ख़रीदा 2,80,000 रुपये का। फिर हम इसमें डालते हैं, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज लाइक कैरिज इनवर्ड, माल को खरीद कर फैक्ट्री तक लाने का किराया, बट इस क्वेश्चन में तो कोई किराया दिया नहीं है, तो ये नील हो जाएगा। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि आपको कोस्ट शीट का फॉर्मेट जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था वो याद आ जाए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज़ गिवन 45,000 रुपीज़, हमें यहाँ सब कुछ रुपीज़ में लिखना है, किसी की भी यूनिट नहीं लिखनी। तो ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसे आप डायरेक्ट मटेरियल का नाम भी दे सकते हैं। 280 प्लस 30 3,10,000 माइनस 45,000 2,65,000, ठीक है जी। अब डायरेक्ट मटेरियल तो हो गया। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर यहां पर किस नाम से दी हुई है? मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, हमने अभी अभी पढ़ा, सबने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है बेटा, अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट याद ही हो गया है। और इसके बाद चार्जेबल एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमने देख लिया था कि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है, तो यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं होती। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट याद दिला रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में किया था, इससे हमारे दो काम एक ही साथ चल रहे हैं, फॉर्मेट भी रिवाइज होता जा रहा है और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व होता जा रहा है। लो जी, हमारा पहला स्टॉपेज आ गया, गाड़ी रुक गई आकर, प्राइम कोस्ट, पहला स्टॉपेज आ गया हमारा प्राइम कोस्ट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है जी, 3,35,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्राइम कोस्ट के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नंबर आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स का, जिससे कि फैक्ट्री कोस्ट निकल जाए। फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने यहाँ पे मार्क किए थे, आपको याद होंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट और फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, इसके अलावा क्वेश्चन में नहीं है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की आप चाहें तो एक हेडिंग बना दें, इस फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग में आप दिखा दें डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, इसके अलावा फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है हमारे पास 15,000, बेटा क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान से देखें, और फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स है 30,000, और मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 45,000, 3,80,000। ये आ गया आपका फैक्ट्री कोस्ट, जिसे हम ग्रॉस फैक्ट्री कोस्ट कहते हैं, है ना। फिर हम क्या करते हैं उसके बाद, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करते हैं। बट इस क्वेश्चन में WIP वर्क इन प्रोग्रेस, ना ओपनिंग वैल्यू गिवन है ना क्लोजिंग, तो ग्रॉस और नेट एक ही बात हो जाएगी। तो आप सिर्फ फैक्ट्री कोस्ट भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था फैक्ट्री कोस्ट को हम वर्क कोस्ट भी बोलते हैं। ये हमारा सेकंड स्टॉपेज आ गया बेटा, 3,80,000 फैक्ट्री कोस्ट, ठीक है भाई, सबको समझ में आया यहाँ तक? ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि हमने क्या क्या यूज़ कर लिया। हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ऐसे पहले से ही मार्क करते जाओ, इससे कोई चीज़ आपसे छूटेगी नहीं। डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल आएगा ही नहीं, फैक्ट्री रेंट हो गया। अब फैक्ट्री कोस्ट के बाद बारी आती है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस तो नहीं है, उसे छोड़ दो, जो नहीं दिया उसे लीव कर दो बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब हेडिंग बनाओ, चलो, ज़रूरी नहीं होती हेडिंग बनाना, बट हेडिंग बनाकर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है, टीचर को क्लियर हो जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। ऑफिस एंड
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में हमने यहां पे किया था, देखो ऑफिस रेंट और जनरल एक्सपेंस, इसके अलावा कोई भी हमारे पास ऑफिस ओवरहेड्स नहीं थे। पहले से क्वेश्चन को रीड करना और उसमें चीज़ों को मार्क कर लेना, इससे बहुत इजी हो जाता है आपको सॉल्व करना और गलती होने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, ऑफिस रेंट और जनरल एक्सपेंस। यहाँ पर ऑफिस रेंट है बेटा हमारा 5000 और जनरल एक्सपेंस है 4000। हमने दोनों को ऐड किया, 9000 आ गया और ये 3,89,000 आ गया, और जिसको हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इस पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये गलत आ गया तो आगे आपका सारा गलत हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये थर्ड स्टॉपेज है हमारा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टॉपेज है। एक तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो गई है और आपको अभी स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है। COP आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा निकल कर आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं बेटा हम, अब हम फिनिश गुड्स पर जाते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 200 यूनिट है, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है, और इसकी वैल्यू 28,000 रुपीज़ है, ये भी हमें पता है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 400 यूनिट्स है, बट इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। यही हमारा काम है। एक वर्किंग नोट बना रहा हूं बेटा अब मैं यहाँ पर, अब आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 2 फॉर्मूला बताए थे मैंने, अब उसमें से एक यहाँ यूज होने वाला है, वर्किंग नोट। हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं ये फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 3,89,000 और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तो उसने दे ही रखी है 3000। बस आप इसको डिवाइड कर दो, 30 से 30 कट हो गए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18। अब ये ऐसे ही चलता जाएगा एंड सो ऑन, ये आपका रुकने वाला नहीं है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं इसको ब्लू से ही लिख देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि ये जो वैल्यू निकल कर आई है वो वर्किंग नोट से आई है। ये ब्लू मार्कर से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ से निकल कर आई है। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, करो इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 51867। आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, कैलकुलेटर आपको अलाउड है। आप इसको ऐड करो और देखो कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आने वाला है। थोड़ी सी बोर्ड की तंगी हो गई है बेटा, लेकिन बस हम एंड पर ही हैं, हमारा क्लियर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,65,133 3,65,133। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, इसको माइनस कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। हम बिल्कुल अपनी जो लास्ट क्लास का फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट था उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कुछ भी चीज़ें नहीं लाई हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 4th स्टॉपेज हो जाता है, जिसके बाद हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरफ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की मैंने हेडिंग बनाई जैसे कि मैं अभी तक बनाता आ रहा था। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पर? 2, डिस्काउंट ऑन सेल्स और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। लो जी, आखिरी बचा है, काम खत्म। जितना भी क्वेश्चन में गिवन था देखो सारा कवर हो गया। जो आना था वो राइट, जो नहीं आना था वो रॉन्ग। ठीक है जी, और उसके बाद हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। तो अब इसमें ऐड करो आप डिस्काउंट ऑन सेल्स, बिल्कुल वैसे ही करो जैसे करते आए हैं। डिस्काउंट ऑन सेल्स, थोड़ी सी कंजूसी करनी पड़ेगी मुझे बेटा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि ये लास्ट स्टेप के लिए रब करके लिखना कोई फ़ायदा नहीं है। डिस्काउंट ऑन सेल्स 3000, एडवर्टीजमेंट 6000, ये टोटल हो गया 9000। अब हम इसको ऐड कर दें, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 133,473, 3,74,133। और इसको हम क्या नाम देंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हमारा लास्ट फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉफिट मार्जिन गिवन नहीं है, तो हम इसमें प्रॉफिट और सेल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक्चुअली वो निकलवाना ही नहीं चाहता होगा हमसे, इसलिए उसने हमें नहीं दिया। तो हमारे अकॉर्डिंग हमारी कोशिश 100% डन है। जितनी इंफॉर्मेशन दी थी उतना आंसर हमने कैलकुलेट कर दिया। अगर ये इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन या सेलिंग प्राइस हमें दे देता तो हम इससे आगे बढ़ पाते और सेल्स कैलकुलेट कर पाते। ठीक है भाई बच्चों, तो एक बार अच्छे से इसकी एक पिक, एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो वीडियो को एक बार दोबारा देखो, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स नहीं सीखोगे तो ये आपको क्लियर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं। और ठीक है भाई, सो वन मोर क्वेश्चन। आज हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बेटा। आपके सामने यहाँ बोर्ड पर, ये भी आपकी कोर्स बुक, मोस्ट पॉपुलर बुक कॉस्ट अकाउंटिंग बाय महेश्वरी एंड मित्तल। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आपको आसानी से आपकी बुक में मिल जाएगा, बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ ही है। क्वेश्चन है सेम, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार दोबारा से अच्छे से। रॉ मटेरियल परचेज्ड 15,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, या तो सब कुछ बिल्कुल खुद ही बता रखा है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है जी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और उसके बाद एक पॉइंट दिया है मशीन आर वर्कड एंड मशीन आर रेट। मशीन आर वर्कड मल्टीप्लाई बाय मशीन आर रेट इज इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये एक नया पॉइंट है आप लोगों के लिए। बेटा कई बार क्या होता है कि हम लोग अपनी फैक्ट्री लगाते ही नहीं, अपनी मशीनें ही नहीं खरीदते, अपनी बिल्डिंग ही नहीं बनाते। हमने किसी से ये रिक्वेस्ट की कि भैया तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम भी वही प्रोडक्ट बनाते हो, हम भी सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, तुम्हारी लेबर 8 घंटे काम करके चली जाती है, फिर उसके बाद तुम्हारी फैक्ट्री खाली रहती है। ठीक है जी, 24 में से 8 घंटे हटा दो, 16 घंटे। तो क्या इन 16 घंटे में से 5 या 6 घंटे या 8 घंटे डेली मैं यूज़ कर लूँ? जब आपकी लेबर चली जाएगी, उनके जाने के बाद जब मेरी लेबर आ जाएगी तो वो 8 घंटे या 5 घंटे या 4 घंटे, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना होता है, और उसके बदले में मैं आपको फैक्ट्री का एक लमसम अमाउंट पे कर दूंगा। तो उसने कहा भैया ठीक है, जितने घंटे आप यूज़ करोगे उतने घंटे की पेमेंट कर देना। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रिपेयर, मशीनरी का डेप्रीसिएशन सब मेरा, बस आप आओ अपनी लेबर के साथ, अपना माल बनाओ और उसके बाद आप चले जाओ। और जितने घंटे एक महीने में काम करो या एक हफ्ते में या एक साल में, जैसा भी है, उसे आर्ली मल्टीप्लाई करके मुझे पेमेंट कर दो। तो यहाँ पर मशीन आवर्स वर्कड है 900 घंटे, मैंने 900 आवर्स काम किया और पर आवर मैंने 5 रुपये पे किया।
ये आप ऐसे भी मान सकते हो कि हमने कैलकुलेट कर रखा है कि फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं, फैक्ट्री हमारी है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, फैक्ट्री हमारी है, लेकिन हमने कैलकुलेट कर लिया कि एक फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे हैं, रेंट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, कंज्यूमेबल, सब मिलाकर मुझे 5 रुपये फैक्ट्री को चलाना 5 रुपये पर घंटा पड़ता है। और अगर मैंने 900 घंटे चलाई और 1 घंटे के 5 रुपये मेरे चार्ज होते हैं, तो 4500 मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। तो ये आपका हमने निकाला फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब आप समझ गए होंगे, बस यही एक पॉइंट है इसमें, काफ़ी यूनिक पॉइंट है, तो आप लोग इस पर वर्क करें। कैरीज इनवर्ड, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है। यूनिट प्रोड्यूस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता होना चाहिए। 17,100 यूनिट बनाई है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वैल्यू के साथ गिवन है। यूनिट सोल्ड 16,000 यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 4 रुपये गिवन है। ठीक है भाई, तो एज सच क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ऑल आइटम्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। एक छोटा सा पॉइंट था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया फैक्ट्री ओवरहेड्स का। इसके अलावा देखते हैं अब क्वेश्चन में अगर कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो अब हम अपनी कोस्ट शीट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम बेटा, कुछ नया नहीं है, जैसा हमने अभी अभी किया वैसा ही करते हैं। कोई ज़रूरत पड़ेगी तो और देखेंगे। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब तो बच्चों को फॉर्मेट याद होना शुरू हो गया है बेटा। जहाँ 4-5 क्वेश्चन आपने खुद कर लिए ना, इन्हीं दोनों क्वेश्चन को खुद भी करके देखना अपने हाथ से, फिर अपनी कोर्स बुक के 2-3 क्वेश्चन और कर लेना, आपको फॉर्मेट एकदम रट जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4,000 रुपीज़, देन रॉ मटेरियल परचेज्ड 15,000 रुपीज़ प्लस कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड्स यानी कि एक्सपेंसेस ऑन परचेज। कहाँ दिया हुआ था? ये रहा कैरेज इनवर्ड। ये फैक्ट्री ओवरहेड मैंने इसके लिए लिखा है बेटा, ये तो एक्सपेंसेस ऑन परचेज है 1,000 रुपये। और इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज ₹5,000। सबको क्वेश्चन अच्छे से नजर आ रहा है ना बेटा? क्वेश्चन बड़े अच्छे से पढ़ने के बाद या अपने पास एक कॉपी में नोट करने के बाद सॉल्यूशन देखो, ज़्यादा मज़ा आएगा करने का। तो 15, 4, 19, 20 में से 5 गए, अगेन 15,000 ये आ गया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देखो हमने यहाँ से क्या क्या कर लिया। रॉ मटेरियल परचेज हो गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया और कैरीज इनवर्ड हो गया। 4 चीज़ें यूज हो गई बेटा। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो कि हमें गिवन है 9,000 रुपीज। 9,000। और बेटा अगेन यहां पर चार्जेबल एक्सपेंस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है। मैंने बस इसलिए लिख दिया कि आप लोगों को फॉर्मेट याद रहे, कभी अचानक आ जाए तो आपको याद रहे कि हमें इसे भी ऐड करना है। लो जी, हमारा पहला स्टॉपेज आ गया प्राइम कोस्ट। पहला स्टॉपेज आ गया हमारा प्राइम कोस्ट। ये जो मैं 1, 2, 3 लिख रहा हूँ ना बेटा, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। प्राइम कोस्ट के बाद क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है ना हमें। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे निकालेंगे? मशीन आर रेट इनटू में मशीन आर्स वर्कड, यानी कि कितना? 900 इंटू 5, 4500। ये आ गया हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कोस्ट।
जैसे ही प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। और क्योंकि इस क्वेश्चन में भी WIP नहीं है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कुछ भी नहीं है, तो ये ग्रॉस ही हमारा नेट हो जाएगा। और जिसको हम फिर जरूरी नहीं है कि अलग अलग लिखें, सीधा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट भी हम इसको नाम दे सकते हैं। ये आ गया हमारा 28,500। ये हमारा सेकंड स्टॉपेज आ गया भाई। ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया। फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस और नेट में कोई फर्क ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सॉरी ओवरहेड्स बोलते हैं। और मजे की बात यह है कि ये इन्होंने डायरेक्टली दे रखा है, इसकी कोई हेडिंग नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 20% ऑन वर्क कॉस्ट, 20% ऑन वर्क कॉस्ट। मैंने आपको बताया था फैक्ट्री कॉस्ट को ही वर्क कॉस्ट कहते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना कि ये पता नहीं क्या बोल दिया। वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट, 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको? यहां देखो, मैं जो भी फैक्ट्री कॉस्ट आया है उसका 20% कैलकुलेट कर दूंगा, तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जाएगा 5700। और ऐसा करने के बाद जो निकल कर आएगा 34,200, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारा इंपॉर्टेंट स्टॉपेज आ गया भाई। होते हैं ना छोटे छोटे स्टेशन और एक बड़ा मेन स्टेशन, ऐसे ही दिल्ली आ गई भाई, मेन स्टेशन आ गया हमारा। थर्ड स्टॉपेज 34,200 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जनरली कॉस्ट शीट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। अब आप देखो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे बिल्कुल वैसे ही ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2000 यूनिट्स इंटू 1.50 पर यूनिट, यानी कि ₹3000। और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर इस क्वेश्चन में तो क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, क्वेश्चन में तो कहीं बोला ही नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम क्यों लें जब दिया नहीं है? तो बेटा दिया नहीं है, बट निकालना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितना माल बनाया है सारा बेचा नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक पक्का आएगा। आपको ध्यान देना है, यहीं पर फंसाएगा वो आपको, और आपने फंसना नहीं है। मैंने 2 फॉर्मूला लिखवाए थे ना लास्ट वीडियो में, तो दोनों काम आने वाले हैं। वर्किंग नोट देखो आप, देखो मैंने बताया था कि जो सेल्स इन यूनिट्स होता है वो इक्वल होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये फॉर्मूला लिखवाया था बेटा मैंने। अब इसमें बताया है कि उसने यूनिट बेची है 16,000। देखो बता रखा है उसने, ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 2000, यूनिट प्रोड्यूस है 17,100। तो यहां से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 3,100 यूनिट्स। बेटा मैंने कैसे पता लगाया कि क्लोजिंग स्टॉक है? मैंने कहा यार बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा यार 2000 तो मेरे पास पिछले साल की तैयार थी, 17,100 मैंने और तैयार करी, तो मेरे पास कितनी हो जानी चाहिए? 19,100, 19,100 यूनिट। बेची कितनी है? सिर्फ 16,000। 19,100 में से 16,000 बिक गई, कितनी बच गई? 3,100 यूनिट। तो ऐसे ओरली हो जाएगा बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला की भी, बट फिर भी मैंने बता दिया है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो। अब यूनिट तो हमें मिल गई, मैं यहाँ ब्लू मार्कर से ही लिखूंगा ताकि आपको पता लग जाए ये वर्किंग नोट से आया है। लेकिन इसका अमाउंट वही जो हमने अभी अभी किया था लास्ट क्वेश्चन में,
वर्किंग नोट नंबर 1 था ये, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओ। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट्स प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 34,200, ये तो कॉस्ट शीट से मिल गया हमें। यूनिट प्रोड्यूस है 17,100, कर दो डिवाइड, आ गया ₹2, यहां पर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6,200। ठीक है जी, बस यही पार्ट इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, बहुत क्वेश्चंस में आपको परेशान करेगा, बट आप इसको सीख गए हो, अब ये आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अब आप क्या करो, 34,200 माइनस प्लस 3, 37 माइनस 6,200, ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फोर्थ स्टॉपेज हमारी आ गई। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, अब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली 50 पैसे पर यूनिट। अच्छा, यूनिट में ऐसे नहीं दिए हुए, 50 पैसे पर यूनिट। कितनी यूनिट थी टोटल? 17,100। नहीं बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये सेलिंग यूनिट पर लगेगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 16,000 यूनिट हमने बेची हैं, बनाई कितनी भी हो, सेलिंग एक्सपेंस है तो ये सेल यूनिट पर लगेगा, इंटू 0.50, 8,000 रुपीज, तो ये आपका आ जाएगा 39,000, जिसे हम नाम देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ जाएगा ये? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब बिल्कुल आखिरी लास्ट स्टेप हमारा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ चुका है, और क्वेश्चन में क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का स्पेस खाली छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट नील नहीं है बेटा, प्रॉफिट नील नहीं है, बस फिलहाल हमने उसको छोड़ दिया खाली, क्योंकि हमें प्रॉफिट दिया नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है? डायरेक्टली सेल्स दी हुई है डायरेक्टली। कितनी? 16,000 यूनिट। कितने रुपए के हिसाब से? 4 रुपए के हिसाब से। तो 16,000 इंटू 4, 64,000, यानी कि गुड्स की वैल्यू थी जो हमने गुड्स बेचे 39,000, बट बेचे कितने में? 64,000 में। कर दो आपस में माइनस, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 25,000 रुपीज का प्रॉफिट। सेल्स वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। कभी वो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे देगा तो आप ऐड करके सेल्स निकाल लेना। आखिर हमारा काम तो कॉस्ट शीट बनाना है, जिसमें सारा कवर हो जाना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन यूज हो गई, क्वेश्चन का आंसर आ गया, दिस इज कॉस्ट शीट। यही हमारा मेन जो तरीका है कॉस्ट शीट को बनाने का। होपफुली आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बेटा थोड़ा सा ध्यान से बैठकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उतना आसान तो चीज़ें होती नहीं है, बट नो डाउट मेरी कोशिश रहती है कि मैं चीज़ों को आपके लिए आसान करूं। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।